गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। डेडलॉक डिटेक्शन का अवॉइडेंस का मैंने बताया था कि अगर एक ही रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस अवेलेबल होते हैं तो हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोसेस होंगे, जितने हर एक रिसोर्स के जितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस होंगे, हम रिसोर्स को इस तरीके से प्रोसेस को एलोकेट करेंगे कि जो प्रोसेस है वो एक सेफ सीक्वेंस निकालेंगे प्रोसेस की। और जो अगर हमारे प्रोसेस की सेफ सीक्वेंस निकल गई, दैट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं निकली तो अनसेफ स्टेट में होगा सिस्टम, तब डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए हम चार जो डेटा स्ट्रक्चर है उनका यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होती है वो होती है अवेलेबल। अवेलेबल हमें ये बताती है कि प्रत्येक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। अगर हमारे सिस्टम में तीन रिसोर्स हैं तो हर एक रिसोर्स के कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। तो ये अगर जैसे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस अगर मान लीजिए आपके हमारे सिस्टम में 3 हैं, तो जो इसकी लेंथ होगी वो 1 × 3 होगी। यानी वेक्टर जो होता है, वेक्टर में क्या होता है, एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि वेक्टर वन डायमेंशनल होता है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो 1 × m होगी। यानी 3 नंबर ऑफ रिसोर्स हैं तो अवेलेबल की लेंथ 3 होगी। सॉरी, वन एक ही लाइन में हम निकालेंगे कि हर एक रिसोर्स के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। यदि n नंबर ऑफ प्रोसेस और m नंबर ऑफ रिसोर्स होती हैं तो जो इसकी लेंथ होती है वो m होती है। अब फिर जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे मैक्स, जिसका साइज़ होगा n × m। तो सपोज़ यदि हमारे सिस्टम में 5 प्रोसेस हैं और 3 रिसोर्स हैं तो 5 × 3 यानी 15, इसका साइज़ क्या होगा, 15 होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा कि हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स मैक्सिमम नीड है, उसको कितनी मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, वो कितने रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा, तो वो हमारा मैक्सिमम में आएगा। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ एलोकेशन। इसका साइज़ भी n × m ही होगा, जो ये बताएगा कि प्रोसेस के पास करंटली कितने जो रिसोर्स हैं वो कितने उसको एलोकेट हैं। हर एक रिसोर्स के कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैं तो उनमें से उसको कितने एलोकेटेड हैं, वो हमारा एलोकेशन मैट्रिक्स बताएगा, एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर से पता चलेगा। एंड जो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो होता है नीड। इसका साइज भी n × m ही होता है, तो ये हमें बताएगा कि प्रोसेस को हमने कुछ रिसोर्स एलोकेट कर रखे कि कुछ की उसने डिमांड की हो, यानी कुछ उसको चाहिए। तो नीड क्या होगी, कितनी उसको फर्दर आवश्यकता है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसकी टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो वो हम मैक्सिमम जो डिमांड है और जितने उसको एलोकेटेड हैं उनको माइनस करके हम नीड को निकालेंगे। फिर हमारी होती है कि जो एल्गोरिदम है, देखिए हम जब इसको बैंकर्स एल्गोरिदम को रन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कितनी जो उसकी रिक्वेस्ट है वो नीड कितनी है, उससे क्या वो जो जितनी उसने रिक्वेस्ट की हुई है, जितनी नीड है, क्या उससे वो लेस देन इक्वल टू है। तो स्टेप 2 पे जाएंगे और यदि वो अवेलेबल से कम है, जो रिक्वेस्ट की हुई है, जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल अगर वो उससे कम है तो स्टेप 3 पे जाएंगे, अदरवाइज वो वेट करेगा प्रोसेस। और इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ये फार्मूला, हम 3 फार्मूला हम निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे कितने अवेलेबल थे, कितने हमने रिक्वेस्ट की उसको दे दिए, और फिर एलोकेशन कितना होगा, जितना एलोकेशन उसको पास पहले से थे और जितनी उसने रिक्वेस्ट करी। और नीड क्या होगा कि नीड जितनी भी थी उसमें से हमने रिक्वेस्ट को माइनस कर दिया। इस तरीके से हम जो हमारी बैंकर्स एल्गोरिदम है वो इस बेसिस पर रन करेगी। तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा क्लियरली। तो देखिए, इसमें क्या, इस एग्जाम्पल में 5 प्रोसेस दिए गए हैं जिनकी नंबरिंग की गई है P0, P1, P2, P3 एंड P4। 3 रिसोर्सेज हैं, यानी A, B, C 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं
और ए के 10 इंस्टेंस यानी ए की 10 संख्या 10 नंबर अवेलेबल है, बी के 5 नंबर अवेलेबल हैं एंड सी के 7 नंबर अवेलेबल हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग मतलब जब ये हुआ कि एक टी नोट टाइम पे जब स्नैपशॉट लिया गया, मीन्स जब देखा गया कि कितने एलोकेटेड थे, कितने बचे, कितने अवेलेबल बचे, तो उस टाइम ये एक सिनेरियो था जिसमें कि पी नोट को ए का सिर्फ 0 ही इंस्टेंस मिला एलोकेटेड था, बी का 1 मिला हुआ था और सी का 0 मिला हुआ था, लेकिन उसको ए की 7 आवश्यकता है, बी के 5 इंस्टेंस की आवश्यकता है, सी के 3 इंस्टेंस की आवश्यकता है। और अवेलेबल इन सबको एलोकेट करने के बाद अगर देखिए ये अवेलेबल कैसे निकाला, वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट इन केस अगर आप लोग को निकालना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ए के देखिए, ए के जोड़िए आप लोग, कितने रिसोर्स कितने नंबर हुए हैं, 2 और 3 5 और 2 7 और कितने यहाँ पे 10, तो 10 में से 7 हम लोग माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3, यानी ए के 3 इंस्टेंस अवेलेबल हैं। बी के कितने एलोकेटेड हो चुके हैं 1 2, कितने अवेलेबल है 5, यानी कितने अवेलेबल है अभी 3। सी के 2 2 एंड 1 5 एलोकेटेड हो चुके हैं, 7 थे टोटल, तो कितने बचे 2, तो ये अवेलेबल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें इस क्वेश्चन को निकालना है कि ये सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, और अगर सेफ स्टेट में होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीड निकालेंगे, नीड मैट्रिक्स को निकालेंगे। नीड मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, मैक्स माइनस एलोकेशन से निकलेगा। मैक्स ये जो मैक्स है माइनस एलोकेशन से हमारा नीड मैट्रिक्स निकलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारे क्या थे, मैक्सिमम हमारे अवेलेबल थे। तो नीड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम डिमांड, ये पी नोट को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको ए के 7 इंस्टेंस चाहिए, बी के 5 इंस्टेंस चाहिए एंड सी के 3 इंस्टेंस चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो नीड को कैसे निकालना, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन से हम नीड को निकालेंगे। अच्छा ये क्वेरी थी कुछ स्टूडेंट की एंड कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, और वो इसको 753 और इसको 10 मानते हैं। जैसे 753 में से वो 010 यानी 10 घटाते हैं, वो इस तरीके से घटाते हैं कि वो इसको एक नंबर मानते हैं कि 753 एक नंबर है और इस तरीके से घटाते हैं। ये तरीका गलत है। हमें 7, ये ये जो 7 है ये एक अलग है, 5 अलग है एंड 3 अलग है, ये टोटल 753 एक नंबर नहीं है, 7 अलग 5 अलग एंड 3 अलग। तो हमें 7 में से 0 माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस करना है, 3 में से 0 माइनस करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, हर जगह हम इसी तरीके से करेंगे। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो ए के इंस्टांसेस हैं वो ए के इंस्टांसेस में ही या तो जुड़े या जो भी सब्ट्रैक्शन हो उनका वो ए का ए से ही हो, बी का बी से हो और सी का सी से हो। इंडिविजुअली हर एक जो रिसोर्स है उनकी जो काउंटिंग है वो इंडिविजुअल है। तो नीड हमने किस तरीके से निकाली है, हमने मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करके हमने नीड निकाली है। इस तरीके से देखिए 3 2 2 थे और कितने एलोकेट थे 2 0 0, तो हमने माइनस करके इस तरीके से नीड निकाल ली। हमने इस तरीके से सबकी नीड निकाली, कितने अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप नीड निकालने के बाद कि कितने अवेलेबल है 3 3 2। उसके बाद हम देखिए ये चेक करेंगे जो हमारा जो प्रोसेस था पी नोड उसको कितने चाहिए, उसको चाहिए 743 और कितने अवेलेबल है आप लोग देखिए कितने अवेलेबल है, अवेलेबल है हमारे पास 332, यानी ए के 7 चाहिए थे उसे जबकि ए के हमारे पास 3 ही हैं, बी के उसको 4 चाहिए जबकि हमारे पास बी के अवेलेबल 3 हैं, सी के कितने चाहिए उसको 3 चाहिए, हमारे पास 2 अवेलेबल है। तो हम पी नोट की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि P1 को कितने चाहिए थे, ए का 1 चाहिए था, ए के कितने अवेलेबल है 3, हम ए की डिमांड फुलफिल कर देंगे। बी के इसको 2 चाहिए थे, अवेलेबल कितने 3, ओके वी कैन फुलफिल द डिमांड फॉर जो
जो रिसोर्स टाइप है बी का उसकी भी डिमांड फुलफिल कर देंगे। सी के टू चाहिए, सी के टू ही अवेलेबल है, तो हम किसकी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, हम P1 की जो डिमांड है उसको इजीली फुलफिल कर पाएंगे। तो ये हमारा जब हम इसकी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे तो हम इसको कितने दे देंगे, हम इसको 1 to 2 रिसोर्स दे देंगे। तो जब इसको 1 to 2 रिसोर्स दे देंगे तो इसके कितने बचेंगे, ए का 2 बचेंगे, बी के 1 बचेगा और सी के 0 बचेंगे। इसको देने के बाद अगर हम ये देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2 1 एंड 0। जब हम P1 की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर देंगे तो ये देने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे, 2 1 0 बचेंगे, यानी ए के 2 इंस्टेंस बचेंगे, बी के बी के हमारे पास 1 बचा है और सी का 0 इंस्टेंस बचा है। अब ये हमारे ये है जो इसकी जो डिमांड है ये फुलफिल हो गई है, तो इसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, जब ये इसको जब दे दिया तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये फिर रिलीज भी करेगा रिसोर्स। तो ये कितने रिलीज करेगा रिसोर्स, ये मैक्सिमम जो रिसोर्स इसको दिए गए थे। भाई ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसे 3 to 2 यानी ए के 3 बी के 2 एंड सी के 2 मिल जाएंगे तब ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास थे और हमने इसको दे दिए, इतने एलोकेट थे इसको, इतने हमने एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूशन के बाद ये कितने रिलीज करेगा, एग्जीक्यूशन के बाद ये रिलीज करेगा 3 2 एंड 2, यानी ए के 3 इंस्टेंस रिलीज करेगा, बी के 2 एंड सी के 2। तो टोटल अब ए के कितने इंस्टेंस हो जाएंगे 5, बी के 3 हो जाएंगे एंड सी के 2 इंस्टेंस अवेलेबल। अब हमारे पास फिलहाल हमारे पास कितने अवेलेबल है 5 3 2। पहले हमारे पास 3 3 2 अवेलेबल थे, लेकिन अगर हमने P1 की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो हमारे पास कितने इंस्टेंस अवेलेबल है 5 3 2 इंस्टेंस अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस में ए के कितने इंस्टेंस चाहिए 6, बी के 0 सी के 0, बट हमारे पास ए के 5 ही इंस्टेंस अवेलेबल है, बी के तो उसको चाहिए ही नहीं, तो बी और सी के है हमारे पास बट उसको चाहिए ही नहीं। ए के उसको एक चाहिए एक्स्ट्रा, हमारे पास 5 है उसको 6 चाहिए, तो हम इसकी डिमांड अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इस पर क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल देखिए ये हो चुका है, अब हमारे पास अवेलेबल ये हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने P3 प्रोसेस की तरफ। तो ए के उसको 0 चाहिए, बी का 1 चाहिए, सी का 1 इंस्टेंस चाहिए, और हमारे पास देखिए बहुत सारे इंस्टेंस अवेलेबल हैं हर एक रिसोर्स टाइप के। तो हम P2 को जो वो सॉरी P3 है उसको वी कैन इजीली एलोकेट द रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास है सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हमने इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है, हमने इसको एलोकेट कर दिया सेकंड नंबर पे सीक्वेंस, क्योंकि हम एक प्रॉपर वो फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमने इसको एलोकेट कर दिए तो इसके पास कितने बचे, इसको हमने P3 को कितने दे दिए 0 1 1, यानी कितने अवेलेबल बचे, पी ए के तो कोई भी नहीं दिया तो 5 ही अवेलेबल बचे, बी का एक दे दिया तो बी के अब 2 बचे हैं, सी का एक दे दिया तो सी के 1 बचे हैं। तो इतने अब हमारे पास अवेलेबल बचे। जब ये अवेलेबल बचे P3 को दे चुके हैं हम, जब हम इसको दे देंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 एंड 2 एंड 1। तो जब हम ये अवेलेबल बचे जो हमने रिसोर्स एलोकेट कर दिए P3 को, तो जब P3 एग्जीक्यूट होगा तो कितने रिलीज करेगा 2 2 2 रिलीज करेगा। तो कितने हो जाएंगे अब इसके पास, यानी ए के हो जाएंगे 7 और बी के हो जाएंगे 4 एंड सी के हो जाएंगे 3। तो इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं P4 की। P4 को 4 3 1 चाहिए, हमारे पास कितने अवेलेबल है, हमारे पास 7 4 3 अवेलेबल है, तो हम उसकी डिमांड को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो किसको एलोकेट करेंगे P4 को एलोकेट करेंगे। तो जब P4 को एलोकेट करेंगे 4 3 1, तो कितने बचेंगे, ए के 3 इंस्टेंस बचेंगे, बी का 1 बचेगा एंड सी का 2 इंस्टेंस बचेगा। इसको P4 को हमने दे दिया। P4 को देने के बाद जो हमारे P4 को देने के बाद जब P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो कितने रिलीज करेगा 4 3 एंड 3
रिलीज करेगा तो टोटल अब इसके कितने हो जाएंगे, 7, 4 एंड 5 अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या हम पी नोट की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम इजीली देख रहे हैं कि इसके हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा है, उसको मीट करना है, तो हम पी नोट की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसकी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। जब इसको हमने दे दिए तो ए के कितने बचे, ए के बचे हमारे पास 0, बी के बचे 0 एंड सी के बचे 2। कितने इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल बचे। जब इसको दे देंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए कितने रिलीज करेगा, ये 7, 5, 3 रिलीज करेगा। ए के 7 रिलीज करेगा, बी के 5 एंड सी के 3। तो अब कितने अवेलेबल हैं हमारे पास, ए के 7, बी के 5 एंड सी के भी 5, इतने अवेलेबल हैं। और हम P2 की भी डिमांड अब फुलफिल कर सकते हैं। तो यहीं पे आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारी सेव सीक्वेंस वो आई क्या है, P1, P3, P4, P0, P2। तो ये हमारी सेव सीक्वेंस निकली है। कभी कभी ऐसा होगा कि सेव सीक्वेंस नहीं निकल पाएगी, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार निकलेगी। तो आप लोग कह सकते हैं कि सेव सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बस आप लोग को ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअली एक के इंस्टांसेस को इंडिविजुअली एक के इंस्टांसेस में ही ऐड करना और उसी में से ही आप लोग को उसी में से ही माइनस करना है। नेक्स्ट हमारे आती है कि डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम। तो इसमें क्या होगा कि हम सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो डेडलॉक जो स्टेट है उसमें एंटर करें, फिर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम का यूज़ करें, और अगर सिस्टम डेडलॉक में चला जाए तो रिकवरी हम उससे कर लें। तो तो उसमें क्या होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक ये भी दो टाइप की होगी कि सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल है रिसोर्स की, कि मल्टीपल इंस्टेंस। अगर सिंगल इंस्टेंस होंगे तो जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम है उसको एक डेडलॉक डिटेक्शन जो एल्गोरिदम डिफाइन की गई है वो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था उसी का एक वेरिएंट है। इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है इसको वेट फॉर ग्राफ भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं इनको हम हटा देते हैं और इनकी जगह एजेस ही यूज़ करते हैं। तो ये जो एजेस है ये P1 2, ये किस तरीके जा रही है P2। तो इस तरीके से हम P1 से P2 एक एज बना लेंगे। ये P2 से R3, R3 से P5 जा रही है तो एक एज बना लेंगे P5 से P2 से P5। यहाँ पे देखिए एज इधर जा रही है तो P2 से P3 एक एज होगी। ये P3 से P4 एक एज होगी, P4 से P1 एज होगी। इस तरीके से हम एक वेट फॉर ग्राफ बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि डेडलॉक सिस्टम में तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेट फॉर ग्राफ में साइकिल होगी। तो हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं वेट फॉर ग्राफ में साइकिल। अब ये होगा कि अगर सेवरल इंस्टेंस अवेलेबल है रिसोर्सेज के तो यहाँ पे क्या बैंकर्स एल्गोरिदम के जैसी एक एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं जिसमें अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जिसकी लेंथ क्या होती है, एम होती है। एक वेक्टर ऑफ लेंथ एम का होता है। एक एलोकेशन मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसका साइज एन क्रॉस एम होता है। एक रिक्वेस्ट मैट्रिक्स होती है जिसका साइज एन क्रॉस एम का होता है। इस तरीके से हम डिटेक्शन एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेम बिल्कुल बैंकर एल्गो थी बिल्कुल वैसी ही हमारी डिटेक्शन एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। इसमें भी सेव सीक्वेंस निकाली जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो हम हैं वो यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि रिकवरी। तो जो जब डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम अगर ये डिटरमाइन कर ले कि डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि जो ऑपरेटर होता है सिस्टम का, जो कंप्यूटर का ऑपरेटर होता है वो डेडलॉक के बारे में उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए और वो डेडलॉक के साथ वो मैनुअली डील करे। ठीक है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक ऑटोमेटिकली उसमें से रिकवर किया जाए। तो कैसे रिकवर करेंगे, सिंपली कोई भी एक प्रोसेस अबॉर्ट कर लेंगे जिससे कि सर्कुलर वेट ना हो, या कुछ प्रोसेस को जो डेडलॉक में है उनमें से कुछ रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
रिकवरी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो जैसे टर्मिनेट करना है प्रोसेस को, तो उसके दो मेथड होते हैं कि जितने भी डेडलॉक प्रोसेस हैं उनको सभी को या तो अबोर्ट कर लो या एक एक करके अबोर्ट करो जब तक कि डेडलॉक एलिमिनेट ना हो, या फिर प्रीम्प्ट कर लो जो भी हमारे प्रोसेस है। बट इसकी वजह से क्या इशू आएंगे, स्टारवेशन का इशू आएगा, और ये आएगा किस प्रोसेस को आपको एलिमिनेट करना है, प्रीम्प्ट करना है। तो उसमें विक्टिम को सेलेक्ट करना ही एक चैलेंज होगा। तो ये कुछ मेथड थे जिसकी हेल्प से हम डेडलॉक की रिकवरी कर सकते हैं। ये डेडलॉक चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग इजीली रेफर कर सकते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम के भी मैंने 3-4 एग्जाम्पल आप लोग को कराए थे, तो आप लोग उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम में आप लोग के हो सकता है अगर आप लोग खुद से ही लिखने को आए तो आप लोग एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल कोई भी अच्छे से लर्न करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से आप लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी एग्जाम्पल देके आप उसको बैंकर्स एल्गो को बताइए कि ये हमारी बैंकर्स एल्गोरिदम होती है, और उसके बारे में क्वेश्चन सोल्व करके